Welcome back to our channel everyone. In previous video we have learnt about interior of earth. In today's video we'll start with geomorphic forces. As I told you before, here geo means earth and morphic means changes. Therefore these forces led to changes in earth surface. या हम कह सकते हैं these forces led to change in relief of earth. What does I mean by relief here? See, if this is our earth surface, this is a mountain and this is a trench. Relief क्या होता है? Relief is the difference between maximum and minimum elevation of a region. Here, what is the maximum of this mountain is this, and what is the maximum of this trench is this point. This is the minimum elevation. मिनिमम हम क्या कह सकते हैं, जो मीन सी लेवल होता है वो हमारा मिनिमम होता है. तो रिलीफ क्या है? द डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम, यानी कि दिस थिंग. तो अगर लेमैन टर्म्स में हम बात करें तो रिलीफ इज़ द हाइट ऑफ एनी लैंड फॉर्म और एनी स्ट्रक्चर. तो जियोग्राफिकल टर्म्स में हम हाइट को क्या बोलते हैं? रिलीफ. ठीक है. अब मैंने क्या कहा है? दीज फोर्सेज लेड टू चेंजेस इन रिलीफ, यानी कि या तो इन फोर्सेस की वजह से रिलीफ के अंदर इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा. ठीक है. सी इफ दिस इज आवर अर्थ सरफेस. ये एक माउंटेन है. इस माउंटेन के ऊपर ना काफ़ी सारी फोर्सेस एक्ट कर रही होती हैं, जैसे कि सन एक्ट कर रहा होगा, या हो सकता है कुछ इंटरनल फोर्सेस एक्ट कर रही हों, या जो पासिंग विंड्स हैं उसका इसके ऊपर जो है ओवर द टाइम का एक इम्पैक्ट रहेगा. ये जो फोर्सेस हैं ये ओवर द टाइम क्या करती हैं, इस माउंटेन के अंदर इरोजन करने लग जाती हैं. इरोजन यानी कि इसको हिंदी में कहें तो खुरदरा कर देती हैं, है ना. और जैसे ये जो इंटरनल फोर्सेस हैं इसकी वजह से भी हो सकता है कि इसके अंदर कुछ फॉल्ट लाइंस आ जाएं. फॉल्ट लाइंस यानी कि त्रेड आ जाए. ठीक है. इन फोर्सेस की वजह से क्या होता है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इस माउंटेन का जो रिलीफ है वो हो सकता है कि वो इरोड हो जाए, कि इसका अपर पार्ट जो है वो रिमूव हो गया काफ़ी टाइम के ओवर द पीरियड ऑफ टाइम. जहाँ पर इसका जो रिलीफ था पहले इतना था, अब ये इतना ही रह गया है. ठीक है. यानी कि देयर इज डिक्रीज इन रिलीफ ऑफ अर्थ बिकॉज ऑफ जियोमॉर्फिक फोर्सेस. ठीक है. ये जो जियोमॉर्फिक फोर्सेस हैं ये आगे टू टाइप्स की होती हैं, एंडोजेनिक एंड एक्सोजेनिक. एंडोजेनिक फोर्सेस भी आगे टू टाइप की होती हैं, डायस्ट्रोफिक एंड कैटास्ट्रोफिक. डायस्ट्रोफिक आगे टू टाइप का होता है, एपीरियोजेनी एंड ओरोजेनी. जो कैटास्ट्रोफिक है वो भी आगे टू टाइप का होता है, अर्थक्वेक या वोल्केनो. ओरोजेनी है वो भी आगे टू टाइप का होता है, कॉम्प्रिहेंसिव या टेंशनल. जो एपीरियोजेनी है वो भी आगे टू टाइप्स का होता है, सबमर्जेंस या इमर्जेंस. जो एक्सोजेनिक है वो आगे थ्री टाइप्स का होता है, वेदरिंग, मास वेस्टिंग या इरोजन डिपोजिशन. ठीक है. तो हम इसी फ्लो में जाएंगे. हम सबसे पहले एंडोजेनिक फोर्सेस के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम डायस्ट्रोफिक पे जाएंगे, फिर हम कैटास्ट्रोफिक पे जाएंगे. ठीक है. तो इसीलिए मैंने एक बार आपको पहले फ्लो तैयार करवा दिया है कि हम इस फ्लो के अंदर क्लास को कंटिन्यू करेंगे. ठीक है. सबसे पहले लेट वी स्टार्ट विद एंडोजेनिक फोर्सेस. एंडोजेनिक फोर्सेस एज द नेम सजेस्ट, एंडो का मतलब होता है इनसाइड.
तो ये जो फोर्सेस हैं ये विद इन द अर्थ होती हैं। फ्रॉम इनसाइड द अर्थ दीज फोर्सेस एक्ट अपॉन द स्ट्रक्चर। इस फोर्सेस के जो सोर्सेस हैं मेनली तीन सोर्सेस होते हैं इस एंडोजेनिक फोर्सेस के। द फर्स्ट वन इज रोटेशन ऑफ अर्थ। ठीक है, हमने कल की वीडियो में ही पढ़ा था कि जो अर्थ है वो अपनी एक्सिस पे बहुत ही ज़्यादा फास्ट वेलोसिटी से मूव कर रही है। इस हाई वेलोसिटी मूवमेंट की वजह से क्या होता है, एक कॉन्टिन्यूस स्ट्रेस बना रहता है अमंग द रॉक्स ऑफ अर्थ, जिसकी वजह से स्ट्रेस की वजह से कई बार देयर इज़ अ ब्रेक डाउन ऑफ रॉक्स, और ये रॉक्स जो हैं एक रिपल इफेक्ट करती हैं, एक रिपल फोर्स जो है वो क्रिएट करती हैं, जिसकी वजह से कई बार अर्थक्वेक आ जाता है। ठीक है, दूसरा जो सोर्स है इसका वो है टाइडल फोर्सेस। टाइडल फोर्सेस को हम ज़्यादा डिटेल में जब ओशनोग्राफी कवर करेंगे तब पढ़ेंगे। अभी जो लेमन टर्म या आपको बेसिक याद रखना है वो होता है कि टाइडल फोर्सेस आर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सेलेस्टियल बॉडीज। ठीक है, यानी कि अगर ये हमारी अर्थ है तो इस पर मून एंड सन इसको कॉन्स्टेंटली अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, इस अट्रैक्शन की वजह से क्या होता है कि अर्थ के अंदर एक खिंचाव बनता है, जिसकी वजह से अर्थ कॉम्पैक्ट होती रहती है, स्ट्रेच होती रहती है। ठीक है, और इस कॉम्पैक्शन की वजह से भी एक फोर्स जनरेट होती है विद इन द अर्थ। थर्ड इसका मेजर जो सोर्स है वो है प्रीमोडियल हीट। हमने बिग बैंग थ्योरी में पढ़ा था दैट यूनिवर्स वाज अ डेंस स्टेट एट 13.5 मिलियन ईयर्स अगो, जो कि एक टाइम से जिसके अंदर एकदम से एक्सप्लोजन हुआ और एक्सपेंशन हुआ। ठीक है, तो जब ये एक्सप्लोजन हुआ तो उस टाइम पर जो ये सब पार्टिकल्स थे ना वो काफ़ी ज़्यादा हॉट मटेरियल थे। तो हमारा जो अर्थ था वो भी एक टाइम पर बहुत ज़्यादा हॉट डेंस रॉक था एक टाइप से। ये अभी धीरे धीरे क्या है, ये अपनी हीट को रिलीज़ कर रहा है। इवन आज के टाइम भी अर्थ है अपनी हीट को रिलीज़ कर रही है और कूल डाउन हो रही है। इस कूलिंग डाउन की वजह से एक कूलिंग डाउन के अंदर भी जो है फोर्स रिलीज हो रही है विद इन द अर्थ सरफेस। ये जो हीट रिलीज हो रही है ना वो भी हीट जो है इन लैंड फॉर्म्स पर जो है फोर्स अट्रैक्ट करती है। ठीक है, उसके बाद हमने सबसे पहले क्या पढ़ना है, हमने क्या पढ़ा, इंडोजेनिक फोर्सेस के 2 टाइप्स होते हैं, डायस्ट्रोफिक एंड कैटास्ट्रोफिक। ठीक है, ये जो डायस्ट्रोफिक होते हैं ना, these diastrophics are the slow processes या slow forces जो कि continuous चलती रहती हैं, whereas these catastrophics are the sudden forces जो कि one time forces होती हैं। ये अभी हम जब आगे इनके एग्जाम्पल्स देखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ आएगा। डायस्ट्रोफिक जो हैं आगे 2 टाइप्स की होती हैं, एपीरियोजेनी एंड ओरोजेनी। जो एपीरियोजेनी फोर्सेस होती हैं ये वर्टिकल फोर्सेस होती हैं, यानी कि ये फोर्सेस वर्टिकली एक्ट कर रही होती हैं। अगर कोई कंफ्यूज है तो दिस इज अ वर्टिकल एंड दिस इज हॉरिजॉन्टल, दिस इज हॉरिजॉन्टल एंड दिस इज वर्टिकल। यानी कि अगर ये हमारा अर्थ सरफेस है, इफ दिस इज अर्थ सरफेस, तो जो अपीरियोजेनी फोर्सेस हैं वो वर्टिकली एक्ट कर रही होंगी, या तो ये वर्टिकली अपवर्ड एक्ट कर रही होंगी या वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर रही होंगी। और ये जो अपवर्ड एंड डाउनवर्ड है ये दोनों चीज़ें साइमल्टेनियसली हो रही होती हैं। अगर एक तरफ से अर्थ जो है वर्टिकली अपवर्ड फोर्स लगा रही है तो दूसरी तरफ से वो डाउनवर्ड लगा ही रही होगी। इस फोर्स की वजह से क्या होता है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, ये एक सडन प्रोसेस नहीं है, ये धीरे धीरे होने वाला प्रोसेस है। ठीक है, ये धीरे धीरे फोर्सेस लगा रही हैं, जिसकी वजह से इन फोर्सेस की वजह से क्या होता है कि ऐसी अर्थ सरफेस के अंदर मूवमेंट हो जाती है कि एक जो अर्थ सरफेस पहले स्ट्रेट था वहाँ पर एक स्लाइड बन जाती है अब। ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ से तो जो है अर्थ सरफेस ऊपर हो गया है और यहाँ से नीचे हो गया है। जहाँ से जो अर्थ सरफेस बढ़ गया है, यानी कि जहाँ से वर्टिकली अपवर्ड मूवमेंट लग रही है, अपवर्ड फोर्स लग रही है, उसको हम बोलते हैं इमर्जेंस।
जहाँ से डाउनवर्ड हो गई है उसको हम बोलते हैं सबमर्जेंस, इमर्जेंस एंड सबमर्जेंस। यानी कि जैसे कि इसका एग्जांपल है ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया। ईस्ट कोस्ट ऑफ जो इंडिया है दैट इज़ अ इमर्ज्ड प्लेस, और जो सबमर्जेंस का है वो है, अगर देखो अगर ईस्ट कोस्ट इमर्ज है तो सबमर्ज कौन सी होगी, वेस्ट कोस्ट। वेस्ट कोस्ट में भी अगर हमने पर्टिकुलर विजिबल एग्जांपल देखना हो तो वो है द्वारका। यहाँ पर क्या हो रहा है, सी इफ दिस इज आर इंडिया, दिस इज आर इंडिया, तो ये इसकी ईस्ट कोस्ट है, ये वेस्ट कोस्ट है। जो अर्थ के अंदर की जो फोर्सेस हैं, एंडोजेनिक फोर्सेस हैं, वो ऐसा यहाँ से ईस्ट वाली साइड से अपवर्ड लगा रही थी फोर्सेस, जिसकी वजह से ईस्ट कोस्ट जो है वो इमर्ज हो गई है, यानी कि थोड़ा सा ऊपर आ गई है, और ये जो वेस्ट कोस्ट है ये सबमर्ज हो गई है। ठीक है, और इसी ईस्ट कोस्ट के इमर्जेंस की वजह से वो क्या हो रहा है, जो रिवर्स हैं वो लार्ज डेल्टास बना रही हैं ऑन ईस्ट कोस्ट। अब डेल्टास क्या होते हैं, डेल्टास ये पॉइंट होते हैं जहाँ से रिवर एंड करती है, यानी कि यहाँ से अगर रिवर आ रही है लैंड सरफेस से, अब इस पॉइंट तक ही है लैंड, तो लैंड सरफेस जहाँ से ख़त्म होता है और जहाँ से ओशन के अंदर रिवर गिरती है उस पॉइंट पर ये लोग जो हैं, ये जो रिवर्स हैं वो डेल्टा बनाती हैं। ठीक है, अगर ये ऐसे ऐसे रिवर आ रही है, इफ़ दिस इज़ अ रिवर, ठीक है, और यहाँ पर आके जो रिवर की अगर जो स्पीड है वो स्लो हो गई है, तो ये जो है सेडिमेंट्स इकट्ठे हो जाते हैं यहाँ पर, और उसकी वजह से ये डेल्टास बनाती हैं। ठीक है, सी रुको, सी दिस इज़ अ डेल्टा, ये रिवर आ रही है, यहाँ पर ये जो है ये सेडिमेंट्स इकट्ठे हो गए हैं, और ये जो है रिवर इस ऐसे एक ट्री की ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर में रिवर जो है एंड कर रही है, ओशन से मिल रही है। अब इमरजेंस की वजह से क्या हुए हैं, ये डेल्टाज और बड़े बड़े होते जा रहे हैं। अब बड़े बड़े कैसे होते जा रहे हैं, अगर ये है, पहले हमारी ये थी जो अर्थ का, जो इंडिया का जो ईस्टर्न कोस्ट और वेस्ट कोस्ट था, पहले ऐसा था। अब यहाँ पर ईस्ट कोस्ट को हमने क्या कहा है, सबमर्ज हो गई है, ये सॉरी इमर्ज हो गई है, इस पे वर्टिकल फोर्स लग गई है, तो जिसकी वजह से अब ये कोस्ट लाइन क्या हो गई है, ऐसी हो गई है, ऐसी। ठीक है, यानी कि ये यहाँ से उठ गई है, पहले यहाँ से ऐसे स्लाइड जा रही थी, अब ये यहाँ से उठ के ऐसे स्ट्रेट हो गई है। तो जौन सी नदी पहले तो ऐसे सीधा सीधा आकर सीधा यहाँ से ओशन है, सीधा ओशन में मिल जाती थी, अब ये यहाँ से सीधा सीधा आकर यहाँ पर सेडिमेंट्स इकट्ठे कर देती है, और इस जितने ज़्यादा सेडिमेंट्स इकट्ठे होंगे उतना ज़्यादा बड़ा डेल्टा बनेगा। ठीक है, समझ गए। तो अगर क्वेश्चन आए कि व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड लार्ज डेल्टाज ऑफ मेजरली लार्ज डेल्टाज ऑन ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया, तो वो क्या है, इमर्जेंस ऑफ ईस्टर्न कोस्ट। ठीक है, ये मैंने आपके रेफरेंस के लिए डाली थी, दिस इज़ द सबमर्ज्ड द्वारका, सबमर्ज्ड इमेज ऑफ एक्चुअल द्वारका। ठीक है, क्योंकि ये हमारा यहाँ से ये ईस्टर्न कोस्ट है, ये इमर्ज हो गया है, और जो वेस्टर्न कोस्ट है, द्वारका इज़ हियर इन गुजरात, ये सबमर्ज हो गया है, यानी कि पानी में चला गया है। इमर्ज का मतलब वो लैंड सरफेस जो है ऊंचा हो गया है, सबमर्ज का मतलब वो डूब रहा है। उसके बाद है ओरोजेनी फोर्सेस। ओरोजेनी फोर्सेस जो होती हैं ये हॉरिजॉन्टल फोर्सेस होती हैं। हॉरिजॉन्टल क्या होता है, या तो ये ओरोजेनी हॉरिजॉन्टल, दिस इज हॉरिजॉन्टल। ये आगे टू टाइप्स की होती हैं, कॉम्प्रिहेंसिव एंड टेंशनल। कॉम्प्रिहेंसिव फोर्सेस क्या होती हैं, जो टुवर्ड्स अ सेंटर जा रही होती हैं, टुवर्ड्स अ सेंटर, जबकि टेंशनल होती हैं जो अवे फ्रॉम सेंटर जा रही होती हैं, अवे फ्रॉम सेंटर। सी अगर ये हमारा जो हमारा पूरा अर्थ है ना, वो काफ़ी सारी मेजर टेक्टोनिक प्लेट्स से बना है। सी ये हमारा अर्थ काफ़ी सारी टेक्टोनिक प्लेट्स से बना है। टेक्टोनिक प्लेट्स क्या होती हैं, टेक्टोनिक प्लेट्स मतलब लार्ज लैंड मासेस होते हैं, कि अर्थ पूरा एक सिंगल लैंड मास नहीं है, वो टुकड़ों टुकड़ों वाले लैंड मासेस हैं। तो ये जो लैंड मासेस हैं ये आपस में हिलते डुलते रहते हैं। इनके हिलते डुलते के कारण जो है इनके बीच में एक फोर्स क्रिएट होती है,
उनको हम बोलते हैं ओरोजेनिक फोर्सेस। जैसे कि इफ दिस इज अ लैंड मास, देयर इज दीज आर टू टेक्टोनिक प्लेट्स, ठीक है, ये टेक्टोनिक प्लेट ए है, ये टेक्टोनिक प्लेट बी है, ये इसकी अलग अलग लेयर्स हैं प्लेट्स की, ये टेक्टोनिक प्लेट ए है। तो अभी मैंने क्या बोला कि कॉम्प्रिहेंसिव फोर्सेस क्या होती हैं, जो टुवर्ड्स द सेंटर जा रही होती हैं, यानी कि ये वाली जो प्लेट बी है ये मूव कर रही है टुवर्ड्स प्लेट ए। अब प्लेट ए के पास जब ये जा रही है तो प्लेट ए के पास तो इसके आगे जाने की जगह नहीं है, क्योंकि इसके आगे और भी कोई प्लेट होगी, तो ये जिसकी वजह से ये यहीं पर अड़ जाती है और ये ऐसे इकट्ठी होने लग जाती है, यानी कि ये कंप्रेस होने लग जाती है। ठीक है, और ये वाली जो प्लेट है ये पहले यहाँ थी, ये वाली जो प्लेट पहले यहाँ थी बी प्लेट, अब ये यहाँ तक आ चुकी है। ये पहले प्लेट यहाँ थी, अब ये प्लेट यहाँ तक बढ़ के आ चुकी है। और इसके आगे बढ़ने से क्या हुआ है, ये जो प्लेट ए है प्लेट बी के आगे बढ़ने से, इस तरफ बढ़ने से ये प्लेट बी कंप्रेस हो गई है। इसके कंप्रेस होने को ही हम क्या बोलते हैं, कंप्रेसिव फोर्सेस बोलते हैं। यानी कि ये जो फोर्सेस हैं इसकी वजह से क्या होता है, रिलीफ बढ़ रहा है। रिलीफ कैसे बढ़ रहा है, यहाँ पर था पहले इस वाली लैंड सरफेस का मिनिमम मैक्सिमम अब इसका मैक्सिमम बढ़कर यहाँ हो गया है, इस पॉइंट पर हो गया है, तो रिलीफ क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है। कॉम्प्रिहेंसिव फोर्सेस की वजह से रिलीफ क्या होता है, इंक्रीज होता है। यानी कि कॉम्प्रिहेंसिव फोर्सेस जो मेजरली है वो माउंटेन्स बनाती हैं। ठीक है, उसके बाद हमने नेक्स्ट क्या पढ़ा, टेंशनल फोर्सेस। टेंशनल फोर्सेस क्या करती हैं, दीज फोर्सेस एक्ट अवे फ्रॉम सेंटर। सी इफ दिस इज अ लैंड सरफेस, जैसे देखो ये इसका एरियल व्यू है, ये वाला जो एरिया है ये इसका एरियल व्यू है, ये इसका फ्रंट व्यू है। ठीक है, ये एरियल व्यू है, ये इसका फ्रंट व्यू है। यानी कि ये इसका फ्रंट व्यू है। इस पे अब मान लो काफ़ी सारी जो कोई इंडोजेनिक फोर्सेस हैं वो एक्ट कर रही हैं। इन इंडोजेनिक फोर्सेस की वजह से क्या होता है, इसके अंदर एक फॉल्ट लाइन बनना स्टार्ट हो जाती है। यानी कि इन इंडोजेनिक फोर्सेस की वजह से इस लैंड सरफेस के अंदर एक क्रैक आ गया है। अब ये क्रैक आ गया है, इसको हम क्या बोलते हैं, फॉल्ट लाइन। जैसा कि अभी ईस्टर्न कोस्ट ऑफ अफ्रीका के अंदर एक फॉल्ट लाइन है, ठीक है, ग्रेट रिफ्ट वैली है वो। यही फॉल्ट लाइन का जब एरिया धीरे धीरे बढ़ता रहता है तो ये धीरे धीरे ऐसे ऐसे बढ़ता रहता है, ये ऐसे ऐसे बढ़ता रहता है, ये इसको हम बोल देते हैं रिफ्ट वैली। जब इसका एरिया बढ़ता रहता है इसको हम बोलते हैं रिफ्ट वैली। एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये एरिया जो है नीचे धंसना स्टार्ट हो जाता है, नीचे धंसना स्टार्ट हो जाता है। तो जब ये धंसना स्टार्ट हो जाता है तो ये एंड में कुछ ऐसा बचता है, जो बीच वाला एरिया है, जो रिफ्ट वैली वाला एरिया है वो धंसना स्टार्ट हो जाता है। तो ये जो बचे हुए दो एरियाज हैं ये हमें थोड़े अपवर्ड लगेंगे, ये एरिया ऐसे धंसना शुरू हो गया है क्योंकि, तो इस ऊंचे वाले एरिया को हम बोलते हैं होर्स्ट, धसे हुए एरिया को हम बोलते हैं ग्रैबन। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।